हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज टीम। और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2021 का जीएस का फर्स्ट पेपर। तो इसके पहले हम लोगों ने 40 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे और इस वीडियो में हम लोग 41 क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट है उसका। इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं वो एक हमने प्लेलिस्ट बना दी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वो वहाँ से देख सकते हो। इसकी पीडीएफ वगैरह वो हमने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, इतिहास का क्वेश्चन है। इतिहास में आपने देखा होगा 2021 में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री से, और बहुत टफ क्वेश्चन बना के पूछे गए हैं। ठीक है, 2021 का पूरा पेपर ही बहुत ज़्यादा टफ, मतलब इसको टफ कैटेगरी में रखा जाएगा। तो क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो ये जैन साधु थे, नाटककार थे, मंदिर वास्तुकार थे या फिर दार्शनिक थे। राइट साइड में अगर जो लोग देखना चाहते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया भवभूति, हस्तिमल्ला एंड क्षेमेश्वरा वर फेमस। तो ये क्यों फेमस थे? जैन मॉन्क्स थे, प्ले राइट्स थे या फिर टेम्पल आर्किटेक्ट्स थे या फिर फिलोसफर्स थे। तो ये बताना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये तीनों ही भवभूति, हस्तिमल्ल और क्षेमेश्वर, ये तीनों ही नाटककार थे। ठीक है, अलग अलग राजाओं के अलग अलग शासनकाल में ये लोग रहे हैं। तो जैसे भवभूति हैं, भवभूति ये कन्नौज के एक राजा थे, उनका नाम था यशोवर्मन। ठीक है, उनके दरबारी कवि थे यशोवर्मन, उनके ये दरबारी कवि थे। ठीक है, जो कि और इनकी प्रसिद्ध एक रचना है उत्तर रामचरित, कभी पूछी जा सकती है, उत्तर रामचरित। ठीक है, एक और इनकी एक रचना है जिसका नाम है मालती माधव। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हस्तिमल्ल जो थे ये होयसल राजवंश के काल में थे, कन्नड़ भाषा में ये के प्रमुख एक नाटककार थे और इनकी जो रचना है वो है आदि पुराण। ठीक है, आदि पुराण हस्तिमल्ल। क्षेमेश्वर जो हैं इनकी एक प्रमुख रचना, ये 10वीं शताब्दी के संस्कृत के प्रमुख नाटककार थे। इनकी एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है चंड कौशिकम। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, पूछा गया है कि कौन से सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। दूसरा स्टेटमेंट है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बताना ये है कि कौन से सही है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये देखिए ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। तो सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति नहीं की गई, बल्कि कुछ महिलाओं के लिए की गई थी। ठीक है, कुछ महिलाओं मतलब उनके ऊपर कुछ शर्तें लगा दी गई थी, जैसे कि संपत्ति की शर्तें, विवाह संबंधी कुछ शर्तें थी। सिर्फ वो महिलाएं ही मताधिकार के लिए योग्य थी। तो जितनी भी भारत की महिलाएं थी उनमें लगभग 1% ही, 1% महिलाओं के लिए ही ये व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ना कि सभी के लिए। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये राइट साइड में आप इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिनका इंग्लिश मीडियम है और हिंदी समझ में नहीं आती है तो आप देखते रहिएगा, मैं सिर्फ हिंदी में ही पढ़ूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी ध्यान में रख के चलना हुआ है। क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला है कि AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। दूसरा है वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। फिर है 7 प्रांतों में कांग्रेस विधानमंडलों ने त्याग पत्र दिया। फिर है क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ठीक है, बताना किसके संदर्भ में है? 8 अगस्त 1942 के रेफरेंस में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्ट है वो बताना है हम लोगों को। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी लोगों को पता होगा कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो था वो अडॉप्ट किया गया था AICC के द्वारा।
तो AICC मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकार किया गया था। ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित मतलब अनुवादित, ठीक है, प्राचीन, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम विजन से संबद्ध है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है और कुछ लोगों को थोड़ा टफ भी लग सकता है क्योंकि सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबद्ध है। तो बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी या फिर सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ये गीत काव्य किससे संबद्ध है? और इसका करेक्ट आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, ये गांधी जी ने लिखी थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मोहनदास करमचंद गांधी। और जो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन पुस्तक है, गांधी जी ने लिखी थी जब वो यरवदा जेल में थे पुणे में, 1934 में इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, आकार की दृष्टि से मतलब पहले छोटा आकार, उससे बड़ा आकार, उससे भी बड़ा आकार। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में बताना है हमें। तो परगना, सरकार और सूबा के संदर्भ में पूछा गया है ये। तो छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, ये बताना है बढ़ता हुआ क्रम में। तो बढ़ता हुआ क्रम होता है सबसे पहले तो परगना, उसके ऊपर होती थी सरकार और फिर उसके ऊपर होता था सूबा। ठीक है, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। सूबा जो है उसी को प्रांत कहा जाता था, मतलब जो सूबा है सूबे को ही प्रांत कहा जाता था। तो जो अकबर था, अकबर के करीब 12 प्रांतों में उसका साम्राज्य बटा हुआ था। ठीक है, और वो इसी प्रकार से था कि मतलब प्रांत होता था, सूबा होता था, सूबे के अंडर में होती थी सरकारें और सरकारों के अंडर में होता था परगना, बहुत सारे होते थे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ आकार में आरोही क्रम में पूछा गया, तो ये बताना है परगना, सरकार और सूबा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे या थीं, जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ही फोकस्ड रहने की ज़रूरत है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे या थीं, जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? कौन? हिंदू फीमेल स्कूल जो था उसका बाद में नाम बदल दिया गया बेथ्यून फीमेल स्कूल, लेकिन उसके सेक्रेटरी किसको बनाया गया था? ठीक है, तो पहला एनी बेसेंट, देवेंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर या सरोजिनी नायडू। देखिए, एनी बेसेंट तो आपको पता होगा, इन्होंने सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की स्थापना की थी बनारस में, वाराणसी में। ये तो उसकी संस्थापक थी, लेकिन यहाँ सेक्रेटरी के लिए पूछा गया है तो पहला तो होगा नहीं, एनी बेसेंट जी तो नहीं थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या? आप चाहें तो वीडियो पॉज करके थोड़ा और टाइम ले सकते हैं। देखिए, हुआ क्या था कि 1849 में 1849 में कलकत्ता में गर्ल्स के लिए एक स्कूल खोला गया था, पहला स्कूल, लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला गया था जिसका नाम रखा गया था हिंदू फीमेल स्कूल। और वो स्कूल खोला था जॉन इलियट ड्रिंकवॉर बेथ्यून ने, जिनका नाम था, उन्होंने खोला था कलकत्ता का पहला स्कूल लड़कियों के लिए। तो बाद में क्या हुआ, ये 1849 में खोला गया। 1856 में 1856 में इसको सरकार ने, मतलब जो अंग्रेज़ी सरकार थी, उसको अपने नियंत्रण में ले लिया और उसका नाम बदल दिया। मतलब इन्होंने जो जॉन इलियट ड्रिंकवॉर बेथ्यून थे, इन्होंने हिंदू फीमेल स्कूल नाम उसका रखा था। 1856 में सरकार ने इसका नाम बदल दिया बेथ्यून स्कूल, बेथ्यून फीमेल स्कूल। ठीक है, और उसके जो सेक्रेटरी उसका बना दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को। ठीक है, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो थे वो महिला शिक्षा के बारे में बहुत कुछ योगदान कर चुके थे और कर भी रहे थे। ठीक है, इसलिए इनको उसका सेक्रेटरी बना दिया बेथ्यून फीमेल स्कूल का। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत अंदर डीप जाके भी पूछा जा सकता है इस तरीके से। यहाँ पे संस्थापक नहीं पूछा बल्कि सेक्रेटरी पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपने इंटरव्यू चैनल, मतलब टीवी चैनल्स पे आपने देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स पे ये सब नाम आते रहे हैं। तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है।
तो ये याद किए जाते हैं किस लिए? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में, या फिर 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में, या फिर संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में, या फिर आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आज़ाद हिंद फौज के ऑफिसर थे या अधिकारी थे, जिनका नाम था शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो। ठीक है, ये न्यूज़पेपर वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा, जब भी आज़ाद हिंद फौज वगैरह के लिए आर्टिकल्स वगैरह पढ़े होंगे तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो 3 कथन दिए गए हैं और ऑप्शन देख के यहाँ लग रहा है कि 3 के तीनों सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि या तो कोई एक सही है या फिर 2 सही हैं कोई। तो पहला स्टेटमेंट है कि हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। दूसरा है विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। तीसरा है कि रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन कौन से सही हैं, ये बताना है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे लिखा है रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा हुआ था, तो ये तो गलत है। तीसरा वाला तो गलत है, क्योंकि अहमद शाह दुर्रानी नहीं बल्कि अली मुबारक खां के द्वारा इसका अली मोहम्मद खां के द्वारा रुहेलखंड राज्य का गठन किया गया था, अली मोहम्मद खां के द्वारा। तो तीसरा तो रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों तो होंगे नहीं। पहला स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट है, हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ था। तो आरकोट जो कर्नाटक का क्षेत्र है वो था, तो पहला सही है। दूसरा भी सही है, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था, तो पहला दूसरा करेक्ट है और ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है, सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है, पांडुलेना गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है, और चौथा है कि अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, कभी कभी पूछ लेते किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, और कभी कभी वहाँ की आर्ट्स पेंटिंग्स वगैरह से संबंधित पूछ लेते हैं मतलब। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, जो अजंता की गुफाएं हैं ये वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। ठीक है, और ये तो पढ़ा ही होगा आपने कि ये अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, और बौद्ध मूर्तिकला के लिए ये प्रसिद्ध हुए हैं, विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूछा गया कौन से सही हैं? तो यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। फिर है पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। ठीक है, तो अब बताना यह है कौन कौन से सही हैं। देखिए यूपीएससी क्या करता है, कभी कभी आधा स्टेटमेंट गलत दे देता है, आधा सही होता तो वो भी रॉन्ग ही माना जाएगा। अगर थोड़ा सा भी गलत है तो वो गलत ही माना जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट देखिए यहाँ लिखा है यूनिसेफ द्वारा। ठीक है, ये तो चिल्ड्रंस के लिए इमरजेंसी फंड है यूनाइटेड नेशंस का, इंटरनेशनल। ठीक है, तो यूनिसेफ द्वारा नहीं बल्कि यूनेस्को द्वारा ये किया गया था। मतलब यहाँ से स्टेटमेंट सही है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया था, लेकिन यूनिसेफ के द्वारा नहीं बल्कि यूनेस्को के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए, तो बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। स्थायी कृषि से संबंधित पूछा गया, यानी पर्माकल्चर से संबंधित पूछा गया है। तो स्थायी कृषि यानी पर्माकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है, मतलब किस तरह अलग है वो। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ऑप्शन भी आपको तुरंत देख लेने चाहिए कि यहाँ पे 4 के चारों सही नहीं है, यानी कोई ना कोई गलत जरूर है। तो पहला स्टेटमेंट है कि स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती। दृष्टिगोचर मतलब देखने को नहीं मिलती है, तो ये बात भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है, जो कि रॉन्ग है। ठीक है,
चौथा स्टेटमेंट है कि मल्च बनाने यानी मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये चौथा करेक्ट है, पहला दूसरा चौथा करेक्ट है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कुछ क्वेश्चन बहुत टफ आपको लग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, ताड़ तेल यानी पाम ऑयल के संदर्भ में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन से सही हैं। तो ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। फिर है ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों में के लिए कच्चा माल है। फिर है ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि ताड़ तेल वृक्ष जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से यानी मूल रूप से कहाँ पाया जाता है? तो ये प्राकृतिक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं पाया जाता, बल्कि ये पाया जाता है पश्चिमी अफ्रीका का। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका, वहाँ का ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है ताड़ तेल। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया लिखा हुआ है, तो पहला रॉन्ग है। इसका मतलब जहाँ भी पहला है वो सब नहीं होंगे। ठीक है, और बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ताड़ तेल जो है लिपस्टिक और इत्र यानी परफ्यूम बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। और तीसरा भी ताड़ तेल जो है उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है इसका उपयोग। अगला क्वेश्चन फिर से है, ये ज्योग्राफी का है। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, ज्योग्राफी का है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ जो हैं इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो कि सिंधु में सीधे जाके मिल जाती है। तो वो कौन सी है वो बताना उसके संदर्भ में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सतलुज नदी। ठीक है, चिनाब भी इसका आंसर हो सकता था, क्योंकि चिनाब और सतलज जो है ये आके मिलती हैं और ये जाके सीधे दोनों ही पंचनद यहाँ पे बनाती हैं और सिंधु में जाके मिल जाती हैं। तो चिनाब में और भी नदियाँ मिलते हुए आती हैं, जैसे कि झेलम हो गई, रावी हो गई, ये चिनाब में मिल जाती हैं। ठीक है, और आगे आके फिर चिनाब यहाँ से आके मिल जाती है और सतलज आके मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू ये किनके नाम हैं? तो ये नाम किनके हैं? ये नाम है सेलाइन लेक्स के, यानी लवण झील हैं, राजस्थान की लवण झीलें हैं, ये उनके नाम दिए गए हैं ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो 4 नदियों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं। ठीक है, तो ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा और वंशधारा। तो पूर्वी घाट से कौन कौन निकलती हैं? 4 की चारों तो नहीं निकलती हैं, क्योंकि ऑप्शन में भी कभी चारों यहाँ पे नहीं दी गई हैं। तो वो 2 नदियाँ जो ऑप्शन में हैं जिनका आंसर हो सकता है, वो कौन सी हैं जो पूर्वी घाट से निकलती हैं? तो एक तो नागावली निकलती है और दूसरी वंशधारा निकलती है। ठीक है, दूसरी चौथी, यानी बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि पूर्वी घाट से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सब जो एनसीईआरटी से इसको सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और पूछा गया कौन से सही हैं। तो पहला कथन है कि वैश्विक सागर आयोग, ग्लोबल ओशन कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय यानी सी बेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे कहा गया है कि वैश्विक सागर आयोग जो है वो लाइसेंस प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में, सी बेड के खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय यानी सी बेड खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। तीसरा है, दुर्लभ मृदा खनिज यानी रेयर अर्थ मिनरल
अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधः स्थल पर उपलब्ध है। ठीक है, तो बताना है कौन कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैश्विक सागर आयोग ये लाइसेंस प्रदान करता है कि सी बेड में जाके खोज और खनन कर सकते हो, उसकी लाइसेंस देता है। तो वैश्विक सागर आयोग ये कार्य लाइसेंस का देने का कार्य नहीं करता है, ये एक दूसरी संस्था करती है जिसका नाम है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ठीक है, वो ये लाइसेंस प्रदान करती है, ना कि वैश्विक सागर आयोग। तो पहला तो होगा नहीं, पहला नहीं होगा तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी, ये वाला तीनों नहीं होंगे और आंसर आ जाएगा तुरंत ही दूसरा और तीसरा करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष फसल है। तो डायरेक्ट पूछ लिया गया है, लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है जो कि है गन्ना। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, पूछा गया कौन से सही हैं। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। अधिक उष्ण मतलब अधिक वार्म होते हैं, गर्म होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं खुद से। तो इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं, सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59। किसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, जलवायु अनुकूल कृषि यानी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिए गए हैं, पूछा गया कौन से सही है। तो भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम यानी क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। फिर है CCAFS, ये राइट साइड में यहाँ पे देख लिया करिए आप। परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। फिर है भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। ठीक है, तो बताना यह है कौन से सही है। तो यहाँ पे जो CCAFS है ये कार्यक्रम है और ये इसलिए शुरू किया गया था कि ये पता लगाया जा सके कि ग्लोबल वार्मिंग से कृषि के क्षेत्र में जो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए। ठीक है, तो उसको समर्पित एक कार्यक्रम है जिसका नाम है CCAFS। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसके रिगार्डिंग यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पहला दूसरा तीसरा। तो डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। पत्ती कूड़ा यानी लीफ लिटर किसी अन्य जीवों या बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप यानी एपीफाइट के रूप में पनप कर पेड़ों की शीर्ष तक यानी ऊंचाई तक पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है। तो शंकुधारी वन, शुष्क पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो उसके संदर्भ में पूछा गया है ये। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये विशेषता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जो है आज के ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जल्दी हम अगले के जो 20 क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट करा देंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।